संजय कपूर, अगर आपके साथ मैं शुरुआत कर सकूं, जो प्रशांत किशोर, कई लोग कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर हालांकि बड़े धुरंधर हैं, बड़े रणनीतिकार हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में उन्हें सिर्फ रणनीतिकार तक ही उनको महदूद या उनको सीमित रखा जाए। उनका कोई ऐसा बड़ा रोल प्ले जिसे हम कहें कि वो कोई किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आरिफा जी, आपने बुलाया। अब है ना, कम से कम 2024 की चुनाव के बारे में चर्चा होने लगी। ये अपने आप में एक कारण बनता है कि अब बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हम देखें कि क्या हो रहा है। तो आपने प्रशांत किशोर के बारे में बात की। मुझे लगता है कि उसको उनको कहीं कहीं उनकी हैसियत के मुकाबले तरजीह दी जाती है। वो अपने आप में एक कुछ हद तक मीडिया क्रिएशन भी हैं। काफ़ी चीज़ें उनकी जो गेन्स है उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और अगर सिर्फ उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई तो उसमें इतनी ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस देने का मकसद क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी सफ़र बहुत लंबा है, दूरी बहुत है। और अगर नीतीश कुमार किसी भी जगह पे कामयाब होते हैं तो मेरे ख्याल से उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि कांग्रेस अपने आप में देश की सबसे बड़ी पार्टी है और वो कोशिश कर रही है अपनी ज़मीन वापस ढूंढने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने दक्षिण भारत से अपना सफ़र चालू करा है, अपने आप में 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा, अपने आप में इतनी लंबी यात्रा तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं करी। मैंने पहले भी यात्रा देखी है, चंद्रशेखर जी की यात्रा देखी, वो इतनी लंबी नहीं थी। कुछ जैसे कि राजशेखर रेड्डी ने यात्रा करी अपने सूबे को वापस जीतने के लिए। परंतु इस जो कांग्रेस की जो यात्रा रही है या हो रही है, उससे क्या लाभ होगा, क्योंकि उनके ऊपर आरोप भी लगने लगे हैं कि दक्षिण भारत में ज़्यादा समय गुजार रहे हैं, पर उन इलाकों में कम समय गुजारेंगे जहाँ पे उनको गुजारने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। पर मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर अपने आप में कोई कारण बनेंगे, कोई ख़ास ऐसी चीज़ लेकर आएँगे जिससे कि नीतीश कुमार को कोई ख़ास फ़ायदा हो। कुछ दिन पहले वो नीतीश कुमार पे एक अटैक कर रहे थे। उन्होंने कुछ ये भी कहा था कि अगर कहीं नीतीश कुमार जाते हैं तो उनको चाहने वाले बहुत कम होंगे। तो इस माहौल के बाद अगर मिल रहे हैं तो ये पैचअप की गुंजाइश ज़्यादा होगी बनस्पत कोई इस तरीके का कोई ख़ास उनकी राजनीति के अंदर बदलाव आए। संजय कपूर जी, यहाँ जो बड़े विचारधारा के सवाल हैं, ये मैंने कहा कि बहस का मौजू अक्सर होता है कि विचारधारा पे बीजेपी को नहीं छेड़ना है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक, जिस तरह से बात हो रहा है, उन्होंने अपनी एक तरह से एक नई आबादी, एक अपना नया वोटर बेस बना लिया है जो उनको बार-बार जिताने के लिए काफ़ी है। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण सवाल जो कांग्रेस पार्टी है या विपक्ष है उसके सामने पैदा हो रहे हैं। एक तो बड़ी बात विचारधारा की कि क्या वाक़ई ये किया जाए, और ये सवाल लिबरल खेमे के सामने भी है, जो लगातार बात करते हैं संविधानवाद की, लोकतंत्रवाद की, जो जो सांप्रदायिकता को हराने की। क्या वाक़ई इस मुद्दे को सामने से आके काउंटर करना है, या इसको थोड़ी देर के लिए शांत करके नौकरी के सवाल पे आना है? सत्येंद्र रंजन कह रहे हैं कि एक नया आर्थिक मॉडल देना होगा, कि उस चीज़ को छेड़ना नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी अभी तक जो भारत जोड़ो यात्रा नज़र आ रही है, इससे पहले कि मैं दूसरे दलों के ऊपर जाऊँ, नलिन वर्मा जी से बातचीत करूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो जो एक ब्रांडिंग, एक पैकेजिंग, जो एक संदेश भारत जोड़ो यात्रा का नज़र आ रहा है, वो आपको कैसे दिखता है? अरफा जी, आपने जितने भी सवाल उठाए हैं और सत्येंद्र जी ने भी जो बोला है उसमें काफ़ी चीज़ों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये जो ज़रा हट के, ज़रा बच के जो राजनीति के बारे में आपने ज़िक्र किया कि देखिए सांप्रदायिकता के खिलाफ नहीं, जैसे कि जिन सज्जन के बारे में आप बात करी कि इन्होंने कहा कि ये नौकरी दिलवाने की बात है या उसकी बात है, ये हम काफ़ी समय से देख रहे हैं। जब ना 2017 में राहुल गांधी गुजरात में कैंप कर रहे थे तो उन्होंने पूरी कोशिश करी भी किसी भी टोपी वाले के बगल में ना खड़े हों, किसी भी मज़ार पे ना जाएँ। मंदिरों के तो पचासों चक्कर लगाए पर किसी मज़ार पे नहीं। अगर भारत जोड़ो की बात हो रही है तो यहाँ मुद्दा ये है कि जो दिल में दरार हो गई है अक़लियत के साथ या हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान के बीच में, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे उसको आप है ना तवज्जो दें या ना दें, उसको इम्पोर्टेंस दें, उस पे बार-बार होता है, क्योंकि जब है ना आप आक्रमण करते हैं कि साहब है ना पाकिस्तान से दुश्मनी है, तो पाकिस्तान हमारे मुल्क के बाहर नहीं है। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान पूरे देश में अलग-अलग मोहल्लों में होता है, जिसको कि बार-बार उसका ज़िक्र करा जाता है। तो यहाँ पर जब तक है ना कोशिश करे कांग्रेस पार्टी की दिलेरी के साथ अपनी जो पोज़ीशन है, जो ट्रेडिशनल पोज़ीशन है, जिसके उनके तमाम
नेता जो जिंदा भी हैं, जो मर भी गए, जो पुराने थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनका वो पोजीशन लेनी चाहिए, ना कि टैक्टिकल लाइन। क्योंकि अगर आप देखें दुनिया में बदलाव हो रहा है। अगर ट्रंप इतने महान थे जैसे 2008 के बाद, तो बाइडेन को नहीं जीतना चाहिए था। जर्मनी में एसपीडी सोशल डेमोक्रेट्स आए हैं। अभी संभावना यह है कि वहाँ पर बोल्सोनारो, जो कि ट्रंप और हमारे मोदी जी से काफ़ी करीबी रहा है, वो बोल्सोनारो लूला के खिलाफ हारने की कगार पे है। तो अगर दुनिया में बदलाव आ रहा है, डिस्पाइट कि इतनी ज़्यादा पैसा इनके ऊपर राइड करता है, तो परंतु एक काउंटर फोर्स अपने आप तैयार होती है। क्योंकि जो डेमोग्राफिक्स है, अगर चुनाव ढंग से हो, अगर उसके अंदर कोई खुरापात ना हो, उसके अंदर कोई रिगिंग ना हो, उसमें अगर ऐसा ना हो कि वोट किसी को दे रहे हैं और जा कहीं और रहा है, तब इस बदलाव आ सकता है। क्योंकि इस तरीके के भी आरोप कई दफ़ा हमारे इसमें लगे। और दूसरी जो बात आपने नहीं उठाई कि जैसे केजरीवाल जी ने इसका जिक्र करा कि पिछले 8 सालों में जितने भी चुनाव हुए उसमें कई दफ़ा बीजेपी हारी। ऐसी बात है कि हारी नहीं है, कई सारे प्रदेश के चुनाव में हारी। 270 लोगों को डिफेक्ट कराया। उनका आरोप यह है कि करीब 15-20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करा उनको एमएलएस को खिसकाने के लिए एक पार्टी से। आज की तारीख में 8 लोग गोवा के चले गए। क्या कारण था उनको जाने का, ये बताइए? 11 में से 8 चले गए। कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। नाराजगी अपनी जगह पर, लोग बाग अपनी विचारधारा इतनी आसानी से नहीं बदलते कि 40 साल तक आप एक पार्टी में रहे, उसके बाद कहीं और चले गए। रिटायरमेंट ले लेते, आप कुछ और करते अगर वैचारिक मतभेद होता, परंतु लोगों ने वहाँ पे जाने की वो करी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मिली-जुली राजनीति करने की कोशिश करी, अगर इस तरीके के सलाहकारों को इकट्ठा करके उनकी बात मान के कि भैया ये मत करो, इससे लोग बाग नाराज़ हो जाएँगे, तब आप यहाँ वहीं रहेंगे जहाँ पे हैं। अब जब तक आपने अपनी जो बात है खुलकर नहीं करी, अपने लोगों को जो कि आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनको जब लगेगा कि बीजेपी जो कांग्रेस है, बीजेपी से भिन्न है, अगर उनको लगेगा कि बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी को क्यों ना वोट दो? अधिकांश लोग बीजेपी को देंगे। कोई अंतर ही नहीं। जैसे कि सचिन जी ने कहा कि आपकी आर्थिक नीति में कोई अंतर नहीं है, आपको तो सिर्फ 2 क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ है, बाकी कई सारे क्रोनीज तो आपने भी तैयार करे इतने सालों में। ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत अपराइट हैं और बहुत मेरिट बेस्ड हैं, आपने भी बहुत सारे क्रोनीज करे। तब कोई बल्कि आर्थिक नीति में बल्कि बदलाव नहीं है। दर्शकों को ये भी याद दिलाना होगा कि जो क्रोनीज की पूरी जमात है, चाहे वो अंबानी अडानी ही क्यों ना सही, या बाकी लोग भी, उनको फेवर देने का काम तो कांग्रेस पार्टी भी करती रही है। तो कोई खास अंतर नहीं अगर आप दो गौर करें। तो इसका मतलब जो वॉशिंगटन कंसेंसस तैयार हुआ था न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का, तकरीबन पूरी जगह पे यही पे, जब तक आप उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगा कि हम ये क्यों करेंगे। हम अगर गौर करें तो अभी तक इतने सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बेच दिए, हल्की फुल्की आवाज होती है, कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। लोग, इतने सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, तो एक इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो होना ही था। संजय कपूर, मुझे ये बताइए कि अगर आपको विपक्ष अगर आपके सामने बैठा हो और वो ये कहे कि भाई हमें बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसने कई चुनाव कवर किए हैं, भारत की राजनीति को देखा है नजदीक से, जो संविधान और लोकतंत्रवाद में यकीन रखता है कि यही एक अकेला रास्ता हो सकता है भारत के लिए, क्या अगर आप 5 पॉइंटर्स में आपसे जानने की कोशिश करूं कि ऑपोजिशन के लिए ये रास्ता हो सकता है, क्या होगा? देखिए, बहुत ये आपने कठिन सवाल पूछा है, मुझे 5 पॉइंट गिनने पड़ेंगे, पर सबसे मुख्य बात ये है कि अगर अल्टरनेटिव बनाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सेंटर में रखना चाहते हैं। आप दिखाएँगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से डिपार्ट किया है। इनको, जैसे इन्होंने 20% अक़लियत के बारे में बात करी, उसको जोड़ेंगे आप। आप है ना तमाम ऐसे इकोनॉमिक रीज़न्स के हिसाब से जोड़ेंगे, क्योंकि इस समय जैसे नौकरियाँ हैं, बिल्कुल नहीं मिल रही, तो उसका एक तबका जोड़ेंगे इनके साथ, जो कि इस सरकार और इनकी विचारधारा से थोड़े खिन्न है। आप महिलाओं को जोड़ेंगे, जो कि कुछ हद तक ये सोचती हैं कि उनका इस पूरी व्यवस्था के अंदर, ख़ास की जो धर्म की तरफ ये जा रही है पूरी राजनीति, उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो आप उनको जोड़ेंगी। जिस तरीके का आप सोशल कोलिशन जब बनाएँगी, जो कि आर्थिक नीतियाँ उसकी इस सरकार से भिन्न होंगी, जो कि नौकरी केंद्रित होगी, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड होगी, जहाँ पर आप है ना वेलफेयरिज़्म की बात करेंगे। जैसे मोदी जी का एक और भी कारण है जिसकी वजह से जीतते हैं, क्योंकि है ना ये फ्री जो राशन पहुँचाते हैं सब लोगों को, अगर वो राशन अगर ना पहुँचाते तो हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसके अंदर नुकसान होता, और भी जगह पे है ना कई जगह पे उनको नुकसान होता, परंतु उसकी भी एक सीमा है। लोग बाग कहते हैं कि अगले साल जून तक बफर है जिसके माध्यम से कर सकते हैं। पर अगर वेलफेयरिज़्म को और पार्टियाँ भी अपना एक सेंटर बनाएँगी, तो कुछ है ना इन्होंने जो ले रखा है और कुछ अपनी नई बात करके इनको चुनाव में लड़ना पड़ेगा। सबसे मुख्य बात एक और भी है कि आपको
अलायंसेस करने पड़ेंगे विद लाइक माइंडेड पार्टीज, नॉट आउट ऑफ कन्वीनियंस कि आप ना ये आपको पता है कि ये कल है ना छटक के बीजेपी के साथ चले जाएंगे क्योंकि वैचारिक रूप से तालमेल नहीं खाते हैं, तो आप बहुत बड़ी अपने साथ गलती करेंगे। आप चुनाव उनके साथ लड़ेंगे पर जाएंगे लोग किसी और के साथ, और आपका जो बट पूरा जो फोकस है वो पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा।